नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहावत है कि चौबे जी छब्बे बनने की कोशिश में डूबे रह गए। कुछ वैसा ही हाल कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के साथी दलों यानी विपक्षी दलों का, जिन्होंने एक गठबंधन बनाया जिसका नाम INDIA रखा गया। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनको तो नाम ही पसंद नहीं आया था पहले ही दिन से, और उस गठबंधन का हाल ये है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे वो मजबूत होने की बजाय कमज़ोर होता जा रहा है। बड़े ही गाजे बाजे के साथ गठबंधन की घोषणा हुई थी और ऐसा माहौल बनाया गया था कि बस ये गठबंधन बना, सीटों का तालमेल हुआ और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता से बाहर जाने का रास्ता खुल जाएगा। और देश भर में ये प्रचार होने लगा। इसी मुगालते में, इसी गलतफहमी में जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, उस दौरान कांग्रेस पार्टी ने इस गठबंधन की सारी गतिविधियां बंद कर दी। कांग्रेस पार्टी को लगा कि अब हम लीड करेंगे इस गठबंधन को, हम टर्म्स डिक्टेट करेंगे इस गठबंधन को, हम जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे, ये गठबंधन हमारा पिछलग्गू होगा, यानी हमारी कुर्सी और दरी उठाएगा, दरी बिछाएगा हमारे लिए ये गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं, क्योंकि हम इन 5 राज्यों के चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं। कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में चुनाव जीत रही है और उसके साथी दल भी विश्वास करने लगे। यही होता है कि आप झूठ को अगर बार बार बोले तो आपको खुद ही उस पर विश्वास हो जाता है, आपको लगता है कि सही बोल रहे हैं। यही कांग्रेस के साथ हुआ। नतीजे आए तो कांग्रेस पार्टी इन तीनों राज्यों में चुनाव बुरी तरह से हार गई तो उसकी जो बार्गेनिंग चिप थी, जिसके आधार पर वो सौदेबाजी करना चाहती थी, वो उसके हाथ से फिसल गया। और इन चुनावों के दौरान अपने साथी दलों को जिस तरह से अपमानित किया, खासतौर से समाजवादी पार्टी को, और दूसरी पार्टियों को जिस तरह से एकोमोडेट करने से मना कर दिया, वो आने वाले दिनों का बुरा संकेत था, जिसे कांग्रेस अच्छा संकेत मान रही थी। कांग्रेस को लग रहा था कि वो अपने साथी दलों को बता रही है कि इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद उनके साथ कांग्रेस पार्टी कैसा व्यवहार करेगी। तो अब जो लोग गठबंधन की बात कर रहे थे, भाजपा को हराने के लिए एक उम्मीदवार के खिलाफ भाजपा के विपक्ष का एक उम्मीदवार की बात कर रहे थे और अंगगणित जोड़कर बता रहे थे कि बीजेपी को तो 37% वोट ही मिले थे और बाकी जो है 63% तो बीजेपी के खिलाफ पड़े थे, इसलिए विपक्ष एक हो गया तो बीजेपी साफ हो जाएगी। ये सब अंकगणित जो है वो अखबारों में, मीडिया में और सेमिनार में और डिस्कशन में तो चलता है, ज़मीन पर नहीं उतरता कभी। और ये टाइम टेस्टेड है कि जब तक चुनाव की केमिस्ट्री नहीं बनती और जब तक जनता साथ नहीं होती, केमिस्ट्री कैसे बनेगी? जब जन भावना साथ होगी, जन भावना जिस पार्टी के साथ, जिस नेता के साथ होगी, जीत चुनाव में उसी की होगी। बाकी गणित क्या कहता है, समीकरण क्या कहते हैं, बाकी भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, ये सब चर्चा के विषय हैं। अल्टीमेटली जो सिर्फ एक बात मैटर करती है कि जन भावना किस तरफ है, जनता चाहती क्या है, मतदाता क्या चाहता है। और उस मतदाता के सामने 2 ही 3 सवाल होते हैं। क्या जो मौजूदा सरकार है वो ठीक काम कर रही है? तो अगर उसका जवाब 2 ही मिल सकता है, हाँ या ना। हाँ में मिलता है तो दूसरा सवाल उसके सामने होता है उसके मन में कि क्या इसको फिर मौका देना चाहिए। फिर जवाब हाँ या ना में होता है। तो अगर जवाब आता है कि हाँ में, जाहिर है कि फिर से वो पार्टी सत्ता में आती है। अगर जवाब ना में आता है तो उसके सामने फिर एक सवाल आता है कि अगर इस पार्टी को सत्ता से हटा दें तो फिर विकल्प क्या है। जब ये दिखाई देता है कि विकल्प तो इससे भी खराब है, तो न चाहते हुए भी उसी पार्टी को ले आती है। और जब पहले सवाल का जवाब हाँ में हो कि ये सरकार अच्छा काम कर रही है, तो फिर बाकी किसी विकल्प पर मतदाता विचार करने को भी तैयार नहीं होता। तो देखिए, इस समय देश में जो राजनीतिक परिस्थिति है, अगर मतदाता अपने आप से पूछेगा कि क्या मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, तो इसका जवाब हाँ में आएगा। जैसे ही जवाब हाँ में आएगा, उसके लिए विकल्प के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, या वो अपने आप विकल्प के सारे रास्ते बंद कर देगा, फिर विकल्प पर विचार ही नहीं करेगा। फिर वो जिस बात पर विचार करेगा कि इस सरकार की ताकत बढ़ानी है, इतनी ही रखनी है या कम कर देनी है। और ये तय होता है सरकार का जो मुखिया है,
सरकारी पार्टी का जो नेतृत्व कर रहा है उस नेतृत्व पर उसको कितना भरोसा है, वो कितना विश्वसनीय है। अगर उसकी विश्वसनीयता बरकरार है या बढ़ी है तो उसकी ताकत मतदाता बढ़ा देता है, और यही 2024 में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो गठबंधन की बात कर रहे थे उन लोगों को ये याद दिला देना चाहिए कि 2019 में भी और 2014 में भी यूपीए नाम का एक गठबंधन था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और इस यूपीए में कौन कौन से दल शामिल थे? बिहार में राष्ट्रीय जनता दल शामिल था कांग्रेस के साथ, तमिलनाडु में डीएमके था, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा था, केरल में यूडीएफ में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग थी और उसके अलावा छोटी पार्टियां थी, और महाराष्ट्र में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार की, ये पार्टियां शामिल थीं। अगर आप ध्यान से देखें जो इंडी गठबंधन का हाल हुआ है उसने पुनः मुश्को भव की कहावत को चरितार्थ कर दिया है। यानी इंडी गठबंधन अब अपना कलेवर बदलकर, स्वरूप बदलकर फिर यूपीए गठबंधन के रूप में आ गया है। इसमें फ़र्क कहाँ कहाँ आया? पहले तो क्या हुआ उसका, पहले इसकी बात कर लें। पश्चिम बंगाल में यूपीए से बड़ा गठबंधन हो सकता था अगर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का साथ होता और सीपीएम भी जुड़ जाती तो बड़ी ताकत होती। वहाँ टीएमसी के लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है और बाकी साथी दलों की भी बढ़ती और बीजेपी की संख्या काफ़ी कम हो जाती है। उस संभावना को कांग्रेस पार्टी ने खुद ही खत्म कर दिया। जिस तरह से ममता बनर्जी पर अधीर रंजन चौधरी उनके साथी हमला करते रहे, उसका नतीजा है कि ममता बनर्जी ने स्पष्ट रूप से, सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी है कि वो जो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को दे रही थी 42 में से पश्चिम बंगाल में, वो 2 सीटें भी देने को तैयार नहीं हैं। तो उन्होंने घोषणा कर दी है कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। तो वहाँ से बीजेपी की जो सीटें घटने की और बीजेपी के विरोधियों की सीटें बढ़ने की संभावना थी वो खत्म कर ली। बिहार में जेडीयू साथ था इस गठबंधन में, इंडी गठबंधन में। जेडीयू और नीतीश कुमार के निकलने के बाद फिर वही यूपीए वाली स्थिति में आ गई। कांग्रेस और आरजेडी बच गए और लेफ्ट पार्टीज कुछ हैं जो छोटी मोटी हैं। जब तक नीतीश कुमार थे तो आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर बिहार में बड़ी ताकत थे। उसमें ये पूरी संभावना थी कि एनडीए की संख्या घटेगी और हो सकता है बीजेपी की भी घट जाए। हालांकि मेरा मानना था तब भी कि बीजेपी की सीटों की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में भी नहीं घटेगी, लेकिन घटने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था। अब तो सवाल ये है कि 40 में 39 आएगी कि 40 में 40 आएगी एनडीए की सीटें। बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, एनडीए की बात कर रहा हूँ। और बीजेपी की सीटें 17 से बढ़ने वाली हैं, ये आप मानकर चलिए। एक और राज्य जहाँ इंडी अलायंस बहुत मजबूत दिख रहा था एक समय, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव ठाकरे, उसके अलावा एनसीपी और कांग्रेस, ये मिलकर एक ताकतवर इकाई बनते थे। तो शिवसेना तो टूटी ही, मतलब जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बनी थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बहुत ताकतवर इकाई थी। उसमें से शिवसेना में विभाजन हो गया। शिवसेना के जो 18 लोकसभा सदस्य जीत कर आए थे उनमें से 13 एकनाथ शिंदे के साथ आ गए। उसके बाद दूसरा नंबर आया एनसीपी का, शरद पवार की पार्टी का। शरद पवार की पार्टी को उनके ही भतीजे अजीत पवार ने तोड़ दिया। तो महाराष्ट्र में जिन 2 पार्टियों पर कांग्रेस को भरोसा था इस गठबंधन को मजबूत बनाने का, शिवसेना और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, वो दोनों टूट गई। दोनों अब दिव्यांग पार्टियां बन गई हैं। दोनों को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी और उन्हीं के दल के लोग कामयाब रहे हैं। तो महाराष्ट्र में जो भाजपा विरोधी ताकतें और ज़्यादा ताकतवर होती दिख रही थी वो और कमज़ोर हो गई। यानी यूपीए जो 2019 और 2014 में था कांग्रेस और एनसीपी का, वो और कमज़ोर हो गया है। कांग्रेस पहले से ज़्यादा हर जगह कमज़ोर हुई है। किसी राज्य में कांग्रेस की ताकत बढ़ी नहीं है। महाराष्ट्र में भी वही स्थिति है। एनसीपी 2 फाड़ हो चुकी है तो और कमज़ोर हो गई है। थोड़ी बहुत उसकी भरपाई कर सकते हैं उद्धव ठाकरे, क्योंकि पहली बार जो है लोकसभा का चुनाव वो कांग्रेस और एनसीपी के इस बचे हुए हिस्से के साथ लड़ेंगे। लेकिन यूपीए की तुलना में ये गठबंधन
कमज़ोर नज़र आ रहा है। तो यूपीए की जितनी ताकत थी उतनी भी ताकत नहीं बची है। झारखंड में जिस तरह से जेल गए हैं हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोप में, जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी और लेफ्ट की सरकार वहाँ अलोकप्रिय हो चुकी है। लोग सरकार के भ्रष्टाचार से परेशान हैं और हेमंत सोरेन मुझे लगता नहीं कि लोकसभा चुनाव तक जेल से बाहर आने वाले हैं। तो वहाँ भी ये गठबंधन भले ही बना हुआ हो, टूटा ना हो, लेकिन कमज़ोर हुआ है पहले की तुलना में। तो 2019 में जो यूपीए थी उसका प्रभाव देश की 543 में से 161 सीटों पर था। लोकसभा की सिर्फ 161 सीटों पर इसका प्रभाव था। अब वो भी घट गया है। तो यूपीए 2019 की तुलना में कमज़ोर हुआ है। इंडी अलायंस पूरी तरह से बन पाता उससे पहले बिखर रहा है। और एक राज्य और जिसकी चर्चा छूट गई है वो है पंजाब। पंजाब ऐसा राज्य है जहां 13 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से 8 लोकसभा सीटें पिछली बार कांग्रेस पार्टी जीती थी, लेकिन 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हारी। इतिहास की सबसे बड़ी हार विधानसभा चुनाव में पंजाब में कांग्रेस पार्टी की हुई और जीत हुई प्रचंड आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी से बड़ी उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी को कि वो इंडी अलायंस में है, गठबंधन होगा, सीटों का तालमेल होगा, उसकी बातचीत होगी और सीटों का बंटवारा होगा। उससे कांग्रेस को जो संभावित नुकसान था वो नहीं होगा और हो सकता है उस नुकसान की काफ़ी हद तक भरपाई हो जाए। लेकिन भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल दोनों ने घोषणा कर दी है कि पंजाब में वो 13 की 13 सीटों पर लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, कोई गठबंधन नहीं करेंगे। तो कांग्रेस को यहाँ से भी निराशा हाथ लगी है। तो जहाँ एक राज्य जहाँ मजबूत होने की उम्मीद थी इंडी गठबंधन के यानी भाजपा विरोधी गठबंधन के, वहाँ भी वो पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गया। तीसरी ताकतवर प्लेयर के रूप में आम आदमी पार्टी पंजाब में आ गई है। कांग्रेस की जो स्थिति 2019 में थी उससे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। तो एक एक राज्य उठाकर अगर आप देखिए तो आपको कोई ऐसा राज्य नहीं दिखाई देगा जहां कांग्रेस 2019 की तुलना में मजबूत होती हुई दिखाई दे रही हो। खासतौर से उन राज्यों में जहां उसका मुकाबला सीधे भाजपा से है वहां उसकी स्थिति पहले से और ज़्यादा खराब हुई है। और ये 3 राज्यों की हार ने उसका मनोबल और तोड़ दिया है। उसका ही नहीं, उसके कांग्रेस के साथी दलों का भी मनोबल तोड़ दिया है। तो ये उसके साथी दलों ने ये मान लिया है कि जहां सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस का है वहां कांग्रेस नहीं जीत सकती, वहां तो भाजपा जीतेगी ही जीतेगी। तो कुल मिलाकर देश भर की तस्वीर अगर आप देखें तो 2019 में जो भाजपा बनाम अन्य की लड़ाई थी वो और ताकतवर होने की बजाय, वो और मजबूत होने की बजाय और कमज़ोर हुई है। तो विपक्ष 2019 की तुलना में और कमज़ोर और भारतीय जनता पार्टी 2019 की तुलना में बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 साल के शासन के बाद भी लोकप्रियता कम होना तो बहुत दूर की बात है, कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। उनके सरकार के सुशासन के कारण, उनकी अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि के कारण, अर्थव्यवस्था को जिस तरह से मैनेज किया, कोरोना को जिस तरह से मैनेज किया, इन सब चीज़ों को देखें और ख़ास तौर से गरीब कल्याण की उनकी योजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में गरीब नवाज के रूप में उनकी छवि उभर कर आई है। ऐसे में गरीब आदमी, महिला मतदाता, युवा मतदाता और किसान क्यों भाजपा का और नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ेंगे, इसका कोई कारण बताने में विपक्ष अभी तक नाकाम रहा है। विपक्ष भाजपा की कमज़ोरी तो छोड़िए, अपनी ताकत बताने में नाकाम रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ताकत और कमज़ोरी की बात तो बाद में आएगी, पहले एकजुटता की, एकजुटता में भी नाकाम रहा है। तो कुल मिलाकर विपक्षी दलों की स्थिति पुनः मुश्को भाव वाली हो गई है। वो यूपीए के रूप में वापस आ गए हैं इंडी अलायंस से, उसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यूपीए के रूप में भी पहले से कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।